हेलो छात्रों, जय हिंद छात्रों। शर्मा क्लासेस के इस यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन शर्मा और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का बेसिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास के लिए। वह आप लोगों को पिछले क्लास में हमने बताया था कि क्लास 11 का जो पॉलिटिकल साइंस बुक है, पॉलिटिकल साइंस, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कुछ कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का कुछ थ्योरी वगैरह कुछ बेसिक सब चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। आप लोगों का जो बुक है वह पहला जो किताब है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, 11th क्लास का भारत का संविधान, भारत का संविधान सिद्धांत व व्यवहार, यह आपके बुक का नाम है क्लास 11th का। इसमें 10 चैप्टर हैं। ये 10 चैप्टर जो है कि 1 से लेकर के 10 तक अलग अलग मतलब चीज़ों पर आधारित है, लेसन है। ये 10 लेसन है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें पढ़ना क्या है। तो इसमें जैसे ऊपर आप देख रहे हैं भारत का संविधान, मतलब संविधान के बारे में विशेष देखना है कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान कितने प्रकार का होता है, संविधान में किन किन चीज़ों का वर्णन है, संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, किसी भी राज्य या देश को चलाने के लिए संविधान कितना इम्पोर्टेंट है। इन सभी चीज़ों को इस बुक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। भारत के संविधान में क्या क्या वर्णित है जो दुनिया के संविधान से हमारे संविधान को अलग और ख़ास स्थान देता है, उसके बारे में जानना है। और यह भी जानना है कि संविधान में बताए गए जो सरकार के तरीके हैं, शासन की प्रणाली है, लोकतंत्र का स्वरूप है, उसके बाद में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हम लोगों को इस बुक में पढ़ना है। ठीक है। तो पिछले क्लास में तो हमने पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, उसकी अर्थ परिभाषा, उसके क्षेत्र, कूटनीतिज्ञ पहलवान की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि कैसे एक मुंशी साहब ने अपने कूटनीति के बल पर एक पहलवान को हरा दिए थे। तो ये सब अगर नहीं देखें तो पिछला वाला वीडियो हमारा देख लें, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम आपको दे देंगे, उसे आप देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पर हमेशा हम अच्छी जानकारी, ज्ञानवर्धक चीज़ें और आपके विषय वस्तु से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज का पाठ हम शुरू करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है संविधान के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक हम लोग देख लेते हैं, फिर चैप्टर शुरू करेंगे। संविधान क्या है, तो देखिए संविधान बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। संविधान, इसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान का जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसका होगा सम जोड़ विधान। देखिए सम का मतलब क्या होता है, बराबर। सम का मतलब होता है बराबर, और विधान का मतलब होता है नियम कानून। तो एक ऐसा नियम कानून, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रीति रिवाज जो सबके लिए बराबर हो, उसी को हम संविधान कहते हैं। और ये किसी भी देश, राज्य या संस्था के लिए संविधान का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संविधान ही होता है जो किसी राज्य में, देश में शांति स्थापित करता है, लोगों को अधिकार देता है, वहाँ की जनता की तरक्की में मददगार साबित होता है, सरकार का रोल तय करता है, भूमिका तय करता है, जनता का कर्तव्य तय करता है, उसके अधिकार बतलाता है। तो ये संविधान बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंस है इसका। तभी जाकर के वो देश सही रूप से, सुचारू रूप से शासन कर सकता है, जनता के साथ कल्याण का काम हो सकता है और देश दिन प्रतिदिन प्रगति कर सकता है। अगर ये संविधान नहीं रहे तो ये सारी चीज़ें जो अभी हमने आपको बताया वो कुछ भी नहीं होगा। वहाँ लूट खसोट होगा, मार धाड़ होगा, है ना। सारे लोग एक दूसरे पर टूटेंगे। आगे बढ़ने के लिए जो है कि कोई किसी को गला काट देगा, क्योंकि वहाँ संविधान तो है नहीं, नियम है नहीं, कानून चलेगा नहीं किसी का, जिसको मन जो आया करे। फिर देश अराजकता की तरफ चला जाएगा, देश का विनाश हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। लेकिन संविधान की ज़रूरी है तो उसमें भी एक बढ़िया संविधान देश के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा संविधान हर देश कोशिश करता है कि हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान होना चाहिए, बेस्ट नियम कानून होने चाहिए। और इस मामले में भारत के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान अगर किसी देश में है तो भारत में है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया का सबसे खास है।
देखिए, सबसे पहले तो किसी भी देश या शासन को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता है। हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ, 1947 में, तो उसके पहले अंग्रेज़ों का शासन चलता था और अंग्रेज़ अपने बनाए गए नियमों पर देश को चलाता था। तो और उस समय तो हमारे पास कोई रूल रेगुलेशन था नहीं, सारा चीज़ जो था अंग्रेज़ों के हाथ में थे। कुछ चीज़ों में हमें छूट भी मिली थी तो न के बराबर माना जाएगा, क्योंकि पूरा सुप्रीम पावर जो है वो अंग्रेज़ों के हाथ में था। उसके पहले हमारे ऊपर मुग़लों ने शासन किया, तुर्क अफ़गानों ने शासन किया। तो उस समय जो शासक आए वो अपना रूल रेगुलेशन बनाया, वो देश उसी के हिसाब से चलता रहा। कोई विधिवत व्यवस्था नहीं थी जिसको आगे कंटिन्यू किया जा सके। दिल्ली सल्तनत के समय दूसरा नियम था, मतलब है ना, मुग़लों के समय अलग नियम था। उस नियमों में समय समय पर बदलाव होता आया। फिर अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने उन सभी नियमों को हटा करके अपने ढंग से नियम स्थापित कर दिया। तो ये बदलाव होता रहा है। लेकिन 1947 के बाद, है ना, हमारा देश के पास अपना एक संविधान हो गया और उस संविधान के हिसाब से हमारा देश चल रहा है। 15 अगस्त 1947 को जो है कि हमारा देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 के आज़ादी के बाद संविधान बनाने का काम शुरू हो गया। हालांकि 1947 के पहले ही शुरू हो गया था, 1946 से ही संविधान सभा की बैठकें वगैरह ये सब शुरू हो चुकी थी। लेकिन जब देश चूँकि आज़ाद हो गया तो आज़ाद देश को चलाने के लिए नियम कानूनों का एक संग्रह होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। 1947 के देश की आज़ादी के बाद जो है कि संविधान बनाने पर बहुत फोकस किया गया और संविधान हमारा 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और ये बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन 26 नवंबर 1949 को न लागू करके इसे 2 महीने डिले किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। इसके पीछे भी एक वाकया है, क्योंकि 26 जनवरी जो दिन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1930 को ही रावी नदी के तट के किनारे लाहौर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। उसी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, कहे थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और यह दिन को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। समझिए, एक तरह से हमें आज़ादी का स्वप्न जो हमने देखा था या आज़ादी को पाने का जो हमने एक टारगेट रखा था, ये 26 जनवरी उस मामले में बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, पूरा रेडी हो गया। उसके कुछ अंश उस दिन भी लागू कर दिए गए, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं किया गया। लेकिन 26 नवंबर के बाद दिसंबर के बाद जनवरी, यानी 2 महीने रुकने के बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हो गया और तब से लेकर आज तक उसी संविधान पर हमारा देश चल रहा है और उसी संविधान के दायरे में सरकार, शासन, प्रशासन, जनता, ये सारे चीज़ जो है लोग संचालित कर रहे हैं। तो ये इसकी जो है कि संविधान के बारे में हमने आपको बताया। आगे देखिए कि बेहतर संविधान किसी भी देश के आर्थिक विकास में, सामाजिक, राजनैतिक और भी बहुत सारे क्षेत्रों में, जीवन के हर आयाम में जो है उस संविधान के महत्व होता है। क्योंकि अगर अच्छा संविधान होगा तो उस देश में प्रगति अच्छा से होगा, लोग ज़्यादा खुश होंगे, ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो अच्छा, तो ये सब संविधान के बारे में। अब आइए हम संविधान की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमने आपको नोट्स बता दिए। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि संविधान को किसने बनाया, कब लागू हुआ, कब शुरू हुआ, इसमें कितने आर्टिकल है, कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितने संशोधन अभी तक हुए हैं, किस संशोधन से क्या महत्व है, कब संविधान में क्या चीज़ जोड़ा गया, कैसे संविधान संशोधन होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे चल करके जानेंगे और समझेंगे। पहले यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि संविधान क्या है, आपने समझा। दूसरा, हम लोगों को समझना है संविधान क्यों है, तो यह भी समझा, संविधान शासन के लिए क्यों जरूरी है। अब तीसरा समझना है संविधान कैसे, यह समझ लेंगे, फिर आगे हम संविधान के बारे में देखेंगे। संविधान कैसे बना, तो देखिए संविधान को बनाने के लिए बड़ी मशक्क़त की गई, बड़ी मुश्किल और बड़े कठिन दौर से गुजरने के बाद हमारा संविधान बना। ऐसा माना जाता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो संविधान बनाने के लिए जो कुछ हमारे देश के नेतृत्व करने वाले जो लोग थे, उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि संविधान कैसा बनाया जाए। क्योंकि भारत एक बहुत ही विविधताओं का भरा हुआ देश है, विभिन्न तरह की जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, यानी यहाँ पर भाषा, बोली, रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति, यानी बहुत विविधता है।
और ऐसे में, ऐसी विविधता में अगर 2 4 5 10 आदमी मिल कर के अपना एक संविधान बना ले और बाकी सारे लोगों को उसे थोप दिया जाए तो ये उनके साथ न्याय नहीं होगा, वो अन्याय हो जाएगा। इसलिए हमारे नव निर्माताओं ने, हमारे देश के जो चलाने वाले जो नेतृत्वकर्ता थे, उन लोगों ने एक विचार दिया कि संविधान एक ऐसा बनना चाहिए जिसमें सबकी सहभागिता हो, सभी जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, है ना, रंग, क्षेत्र, भाषा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, मतलब सभी तरह के लोगों को समावेशित करके एक टीम बनाया जाए। और वो टीम जो है कि संविधान कैसा होना चाहिए हमारे देश के लिए, सब कोई की राय ली जाए और सब लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो सबको स्वीकार्य हो, जो सबको एक्सेप्टेबल हो, ऐसा संविधान बनना चाहिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के लोगों ने सबसे पहले गांव से मीटिंग शुरू किया और प्रत्येक गांव से, हर घर से कुछ लोगों को बुलाया गया। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया कि अक्ल होकर के ये नहीं कहा कि भाई इस जाति के ज़्यादातर लोगों ने मिलकर संविधान बनाया, हमारा संविधान नहीं है, इसमें हम विश्वास नहीं रखते हैं, तो फिर देश में अशांति उत्पन्न हो जाएगी, बहुत सारी परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारे नवनिर्माताओं बड़े दूरदृष्टि के थे, शुरू में ही इन सभी चीज़ों को परख लिए थे, समझ लिए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा मतलब प्रणाली डेवलप किया जिससे कल होकर के कोई व्यक्ति यह नहीं कहे कि इस संविधान के निर्माण में हमारी भूमिका नहीं है, या हमारे समाज का, या हमारे जाति का, या हमारे धर्म के लोग इसमें शामिल नहीं थे। तो ये एक बहुत खूबसूरत बात है। तो प्रत्येक गांव से एक एक व्यक्ति को पंचायत लेवल पर बुलाया गया, प्रखंड लेवल पर एक मीटिंग बुलाया गया, इस हर पंचायत से कुछ लोगों को चुना गया, हर जिला स्तर पर भी मीटिंग हुआ जहां हर ब्लॉक से कुछ लोगों को मिलाया गया, फिर राज्य स्तर पर वो टीम गई। कैसे, जैसे क्रिकेट खेलता है तो किसी विद्यालय में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो CRC लेवल पहुँचता है, ब्लॉक में पहुँचता है, फिर उसका वहाँ से वो जीत जाता है तो जिला स्तर पर पहुँचता है, जिला से पहुँचने के बाद राज्य स्तरीय मतलब टूर्नामेंट में खेलता है, वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, तब ना राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का उसको मौका मिलता है, फिर इंटरनेशनली मतलब मुकाबले में वो शामिल हो पाता है। तो इस तरह वो व्यक्ति मतलब स्टार्टिंग से छोटी इकाई से उठते उठते तब तक ऊपर तक पहुंचता है। उसी तरह हमारे देश में संविधान बनाने के लिए यही ग्रास रूट से, धरातल से लोगों का चयन किया गया, हर एक गांव से, प्रखंड से, जिला से कुछ लोगों को, फिर स्टेट लेवल से, इस आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर एक सभा बनाया गया, संविधान सभा। और उन संविधान सभा में कुछ लोगों की संख्या थी अच्छी खासी, 389 के आसपास सदस्यों की संख्या थी। हालांकि बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान जो है कि बंटवारा हो गया तो कुछ सदस्य उधर चले गए, तो हमारे यहाँ कुछ कम ही रह गए, 284 रह गए, जिसमें 15 महिलाएं थी। तो ये सब चीज़ें हम बता देंगे। तो संविधान सभा गठन हुआ। ये 389 जो व्यक्ति थे वो अलग अलग तालुका से, अलग अलग गांव से, अलग जाति, धर्म, मजहब, मतलब भारत में जितनी भी विविधता थी ना, उन सभी विविधताओं से एक एक दो व्यक्तियों को शामिल करके 389 व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाया गया था। ये समझिए 389 व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति थे, 389 समझिए ये अपने आप में एक लिटिल इंडिया था, लिटिल इंडिया था। पूरा भारत जो है कि 389 व्यक्ति ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कोई भी जाति का आदमी ये नहीं कह सकता है कि इस संविधान सभा में हमारा प्रतिनिधि नहीं था। कोई धर्म का व्यक्ति, कोई क्षेत्र का, कोई भाषा का, कोई संस्कृति का लोग नहीं कह सकता है कि भारतीय संविधान बनाने में हमारी भूमिका नहीं थी, ऐसा नहीं है। तब जाकर के ये 389 व्यक्तियों के मिलने से हमारा एक लिटिल इंडिया बना और इन्हीं लोगों ने मिल करके एक संविधान, ये संविधान सभा है, संविधान सभा के सदस्य थे और इन लोगों ने मिलकर के सभी लोगों की बैठकें हुई थी, कई एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, कई बैठकें हुई। हर एक बैठकों में यह तय होता था कि हमारे देश का शासन कैसा होना चाहिए। अलग अलग बैठकों में ये तय होता था लोगों को अधिकार क्या देना चाहिए। बैठकों में ये तय होता था कि एक संविधान में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी जाए जिससे देश का भला हो सके, विकास हो सके। मतलब इन सभी चीज़ों पर काफ़ी गहन अध्ययन और बहुत ही विचार विमर्श के उपरांत जो है कि संविधान बनाया गया। सभी लोगों से राय विचार भी लिया गया कि आपके नज़र में कुछ ऐसा नियम होना चाहिए तो वो बताइए। तो सभी लोगों ने मिल करके अपना अपना विचार दिया, है ना। तो वो विचारों को वहाँ से समेकित किया गया, ये पहला हुआ। ऐसा नहीं है कि इन्हीं विचारों को लेकर के संविधान बना दिया गया, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे चीज़ थे। हमारा जो संविधान बना है हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा।
इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिखने में सुविधा होगी। हमारा जो संविधान बना है, इस संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई है इसकी स्रोत देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तो 389 व्यक्तियों का विचार लिया गया, ये तो आपको दिख रहा है, अभी बताए हैं। उसके अलावा यहाँ राजा महाराजा का जो शासन पहले से चला आ रहा था, तो उनके जो शासन व्यवस्था का रूल रेगुलेशन था उसको शामिल किया गया। भारत की जो रीति रिवाज थे, परंपरा थी, रिवाज जो रूढ़ियाँ थी, परंपरा इसकी रूढ़ियाँ, मान्यता है ना, उन सभी चीज़ों को भी शामिल किया गया। मान्यता उसके बाद में उसके पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और भी कुछ कुछ कानून आया था, उन सभी कानूनों को शामिल किया गया। अंग्रेज़ों का कुछ नियम ऐसा था, रूल रेगुलेशन, उसको धारा के रूप में शामिल किया गया। उसके अलावा 389 व्यक्तियों के तो विचार हो ही गए, और संविधान बनाने का, लिखने का जो सबसे महत्वपूर्ण काम किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे, BR अम्बेडकर। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, ये बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे। तो इन्होंने जो है कि भारत के संविधान बनाने की जब जिम्मेदारी इनको मिली, तो इन्होंने पहले कई देशों का संविधान खुद पढ़ा, अध्ययन किया, यानी 60 से भी अधिक देशों का संविधान इन्होंने खुद पढ़ा कि इस संविधान में क्या खासियत है, अमेरिका के संविधान में क्या अच्छाई है, मतलब फ्रांस में, कनाडा में, दक्षिण अफ्रीका में, आयरलैंड में, उसके बाद में जर्मनी के संविधान में, अलग अलग देशों के संविधानों को इन्होंने अध्ययन किया। और उन संविधान से जो जो अच्छाई थी, जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो जो ख़ास बातें उन्हें लगा कि ये कानून हमारे देश को भी चाहिए, अच्छा है, तो वैसे चीज़ों को उन्होंने एक कागज़ पर, एक कॉपी पर रफली लिखते गए, और तब जा कर के 60 देशों के संविधान से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली गई, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अंग्रेज़ों के भी बने बनाए कानून को लिया गया। उसके पहले 1773 का कानून, अलग अलग समय समय पर अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए, उस कानून को, यहाँ की रूढ़ियाँ, मान्यता, रीति रिवाज, परंपरा, राजा महाराजा का शासन, ये 389 व्यक्ति था, उसका विचार, इन सभी चीज़ों को कंक्लूज करके, एक साथ समेकित करके एक बड़ा सा संविधान बनाकर तैयार किया। तो अब जाकर के संविधान बना। अब ये जो संविधान बना है, इसमें कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमारा संविधान नहीं है, हमारी इसमें भूमिका नहीं है, और ये नहीं कह सकता है कि हड़बड़ी में बनाया गया और जल्दी जल्दी में बनाया गया संविधान है इसलिए अच्छा नहीं है, इसमें इस चीज़ की कमी है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का मतलब हुआ कि 12 दिन कम, लगभग 3 साल एक लंबा समय होता है, और इतने वर्षों में तो क्या से क्या भी हो सकता है। तो इतने अधिक समय लगा करके, बहुत सोच विचार कर, बहुत गहन अध्ययन करके, भारत के लिए क्या ज़रूरी है, भारत का मतलब पृष्ठभूमि क्या है, इसकी स्थिति, सिचुएशन क्या है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए सबसे उम्दा, सबसे बढ़िया कानून क्या हो सकता है, उन चीज़ों को, यहाँ के लोगों की मतलब उम्मीदें क्या है, अपेक्षाएं क्या हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब एक संविधान बनाया गया। और ये संविधान जो है, समझिए कि बहुत दही रहता है ना, उसमें से घी निकाला जाता है, मक्खन, उस तरह से निकाला गया यह संविधान है, जो एक नवनीत और एक मक्खन के समान इसे माना जाता है। तो आपने ये संविधान के बारे में देख लिया, संविधान कैसे बना। अब क्या, अभी आपको हमने बताया कि संविधान के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ लिए थे, क्यों संविधान जरूरी है ये पढ़ लिए थे, और तीसरा कैसे, संविधान कैसे बना, उसका क्या प्रक्रिया था, ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब संविधान के बारे में और विशेष बात जानते हैं कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, दुनिया के किस किस संविधान की क्या खासियत है, भारत का संविधान कैसा है, और भी चीज़ें हम इसको जानेंगे। इतना मिटा देते हैं। आप लोगों को यदि लिखना है तो इसको जो है कि पॉज करके आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसे मिटा देते हैं, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो हम लोगों को समझना है संविधान के बारे में, ये देखिए संविधान है क्या, संविधान, और भी कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग जान लें। इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यह क्या है, थ्योरी का मतलब सिद्धांत है, नियमों का, कानूनों का एक जो है कि बंडल है, ठीक है, यह सिद्धांत है। इसकी परिभाषा समझ लीजिए कि पहले हम लिख देते हैं, इट इज अ
set of, it is a set of rules which which is used to govern, है ना, गवर्न अ कंट्री एंड स्टेट्स, ठीक है। मतलब इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, यह मतलब कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जो कि यूज्ड टू, मतलब जो कि प्रयोग किया जाता है गवर्न ए कंट्री और स्टेट, मतलब राज्य या देश के शासन के लिए इस नियमों का उपयोग किया जाता है। ये तो इंग्लिश में परिभाषा हो गई, इसके हिंदी में परिभाषा लिख लीजिए। यह नियमों का एक संग्रह है, जिसमें यह नियमों का एक संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश पर शासन किया जाता है। देखिए, यह नियमों का एक ऐसा संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश पर शासन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान किसे कहते हैं? यह एक थ्योरी है, सिद्धांत है। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स विच इज यूज्ड टू गवर्न अ कंट्री और स्टेट। यह नियमों का एक संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश पर शासन किया जाता है। ये तो हो गया आपका संविधान की परिभाषा, आप इसको नोट डाउन कर लें, लिख लें। अब हम आपको आगे बताते हैं संविधान, टाइप्स ऑफ संविधान। यहाँ लिख देते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के प्रकार। इसको गौर से समझिए, संविधान के प्रकार क्या क्या है। तो सबसे पहला देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के दो प्रकार हैं, एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। एक लिखित संविधान होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग रिटेन कहते हैं, रिटेन। एक होता है मौखिक या अलिखित, इसको हम अनरिटेन कहेंगे। अब समझिए अलिखित संविधान क्या है, लिखित संविधान क्या है। तो हमारे देश का जो संविधान है लिखित संविधान है, ये लिखा हुआ है। इसके जो भाग है, पार्ट है, अनुच्छेद है, ये सब लिखे हुए स्वरूप में है, प्रतियां में है, ठीक है। इसकी एक बाकायदा पुस्तक है और वो संसद में भी रखा हुआ है और आप जहाँ चाहें उसे ढूंढ सकते हैं, पुस्तकालयों में भी मिल जाएगा। इसके संक्षिप्त स्वरूप भी देखने को मिलता है, बड़ा भी मिलता है इस तरह। तो ये एक लिखित स्वरूप में है। अब अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का वह स्वरूप जो लिखा हुआ ना हो, उसके नियम, कायदे, कानून उस देश की परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़ियों के आधार पर चले आ रही है, उसको हम अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे अब इसका उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है, वो लिखित फॉर्म में नहीं है। लेकिन इंडिया का जो संविधान एग्जाम्पल, यह जो है इंडिया है, यूएसए है ना, यूएसए है, तो ये सब का संविधान जो है लिखित है, लिखा हुआ फॉर्म में है। अब देखिए लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, अब थोड़ा सा हम लोग ये समझ लें। सबसे पहले लिखित का मतलब तो लिखा हुआ, अलिखित का मतलब लिखा हुआ नहीं। समझ में आ रहा है? संविधान जो है, लिखित संविधान की कुछ विशेषता है और अलिखित संविधान की भी कुछ विशेषता है। मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि लिखने के लिए तो जगह है नहीं, आप इसको चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। समझिए लिखित संविधान और अलिखित संविधान की विशेषता हम आपको बता देते हैं। यहाँ लिखते हैं अलिखित, यहाँ लिखते हैं लिखित पहले, लिखित संविधान, और यहाँ लिखते हैं अलिखित संविधान। समझे?
चलिए, लिखित संविधान की पहली विशेषता क्या है कि ये लिखित संविधान सर्वोच्च प्राचीन, यानी इसका जो लिखित संविधान है इसमें संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान में जो बताया गया है वही सत्य है और उसी को मानना है। देश का सबसे बड़ा से बड़ा व्यक्ति, सबसे ऊंचे पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति भी संविधान के अंदर दायरे में रहकर काम करता है। यह लिखित संविधान की विशेषता है। लेकिन अलिखित संविधान की क्या विशेषता है? वहाँ संसद सर्वोच्च होती है। संसद सर्वोच्च होती है। वहाँ तो कोई लिखा हुआ फॉर्म में कोई पुस्तक, किताब, कानून का ऐसा संग्रह है नहीं कि उसको माना जाए, तो इसलिए वहाँ पर संविधान सर्वोच्च कैसे होगा? वो तो लिखा हुआ है नहीं, तो किसको सर्वोच्च मानिएगा? तो वहाँ पर जो संसद डिसीजन लेती है, संसद बताएगी कि ये होना चाहिए, तो वही होगा। मतलब सबसे ऊंचा व्यक्ति भी संसद के बनाए गए रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए बाध्य होता है। तो वहाँ पर संसद सर्वोच्च होती है और यहाँ संविधान सर्वोच्च होती है। ये लिखित और अलिखित संविधान में सबसे बड़ा फर्क है। दूसरा देखिए, भारत और अमेरिका, लिख सकते हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका लिख सकते हैं। इसका संविधान क्या है? लिखित संविधान है उदाहरण में। लेकिन अलिखित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन को देख लीजिए। ब्रिटेन एक देश है, इंग्लैंड, इसको ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। तो यहाँ का संविधान अलिखित है, ये खासियत है। अच्छा, अब तीसरा चीज़ देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान कहाँ का है? तो भारत का है। विश्व का सबसे लिखित बड़ा संविधान कहाँ का है जी? तो भारत का है। और तीसरा है कि जो अलिखित संविधान है वह ब्रिटेन का है। खासियत माने पूरे विश्व में अलिखित संविधान के लिए किस देश को जाना जाता है? तो ब्रिटेन को। तो आपने देखा संविधान लिखित और अलिखित का स्वरूप। लिखित संविधान, बस सिंपल फंडा समझिए, लिखित का मतलब जो लिखा हुआ हो, अलिखित का मतलब लिखा हुआ नहीं है। तो लिखा हुआ संविधान तो समझ में आता है कि भाई एक पुस्तक होगी, लिखा हुआ होगा, उसमें रूल रेगुलेशन, टर्म कंडीशन लिखा होगा, शासन का तरीका लिखा होगा, सरकार की जिम्मेदारी तय होगी, जनता के अधिकार कर्तव्य सब का बारे में पूरा डिटेल्स में लिखा होगा, वो लिखित संविधान हो गया। जैसे कि भारत और अमेरिका में। लेकिन अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन है, तो वहाँ कैसे देश चलता होगा? वहाँ सरकार की मतलब जिम्मेदारी कैसे तय होती होगी? वहाँ जनता को क्या अधिकार मिलते होंगे? तो वो लिखी हुई स्वरूप में नहीं है, बल्कि सरकार को क्या भूमिका होना चाहिए, जनता को क्या अधिकार कर्तव्य होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को कौन फिक्स करता है? वहाँ की संसद फिक्स करती है। संसद में डिसीजन होता है कि सरकार की ये भूमिका है, जनता को ये अधिकार दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसको लिखा हुआ स्वरूप के रूप में, कहीं एक बंडल के रूप में, किताब के रूप में नहीं देखा गया है, नहीं है, तो वह अलिखित संविधान हो गया। ठीक है, ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में लिखित संविधान ही होते हैं। हालांकि ब्रिटेन भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ भी अभी रानी का मतलब पद है, राष्ट्रपति वहाँ ब्रिटेन नहीं होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की राजा करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ राष्ट्रपति। तो वहाँ एक कॉम्बो सा है, लोकतंत्र और राजतंत्र का एक थोड़ा सा मिला जुला हुआ स्वरूप है। वहाँ कभी क्रांति नहीं हुई शासन के अंत के लिए, जैसे फ्रांस में क्रांति हुई, जर्मनी में तानाशाह आया, फिर लोकतंत्र आया, अमेरिका में ब्रिटेन को ख़त्म करने के लिए हुआ, हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ, म्यांमार, बांग्लादेश, पोलैंड की कहानी छोटे मतलब पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इन सभी देशों में शासन स्थापित करने के लिए एक लंबा संघर्ष चला, एक युद्ध चला, क्रांति हुई, आंदोलन हुआ। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ राजतंत्र थी, राजतंत्र चल रहा था और धीरे धीरे वही राजतंत्र जो है वहाँ लोकतंत्र में परिणत हो गया। तो ऐसे में पिछला जो राजतंत्र की जो सिचुएशन की जो हालात हैं, चाहे उसका जो अंश है, वो आज के लोकतंत्र में भी देखा जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं। अब आएंगे हम लोग टाइप्स, ये तो लिखित और लिखित हो गया। अब थोड़ा सा और भी हम लोग जान लेते हैं। संविधान का एक और प्रकार होता है। संविधान लिखने के आधार पर तो अलिखित और लिखित हो गया। अब संविधान का एक और प्रकार होता है, यानी एक कठोर संविधान होता है और एक लचीला संविधान होता है। अब देखिए कठोर क्या है, लचीला क्या है, इसको बढ़िया से समझिए। कठोर इसको रिजिड कहते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है लचीला, इसको फ्लेक्सिबल कहते हैं,
फ्लेक्सिबल यानी लचीला संविधान। दोनों में क्या खासियत है? तो किसी देश का संविधान कठोर हो सकता है, किसी देश का संविधान लचीला भी हो सकता है। कठोर होने के क्या मायने हैं? कठोर होने का मतलब कि वो इतना कठोर है, मतलब उसमें फेरबदल आप नहीं कर सकते हैं। एक बार जो लिख दिया गया उसी को हमेशा के लिए वो मान्य होगा। वैसे कानून को, वैसे संविधान को कठोर संविधान के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे देशों के संविधान होते हैं जिसमें समय के हिसाब से बदलाव किए जाते हैं, मतलब उसमें एक लचीलापन होता है, समय के हिसाब से उसमें बदलाव संशोधन किए जा सकते हैं, तो उसको हम लचीला संविधान कहते हैं। आइए इसके बारे में पहला चीज़ इसमें देखें कि कठोर संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन तो नहीं ही होता है, लेकिन हाँ बहुत कठोर होता है, बहुत ही मुश्किल से उसमें संशोधन होता है। लेकिन लचीले संविधान की क्या खासियत है? इसमें संशोधन आम बात है। इसमें संशोधन बस संसद की मंजूरी मिल जाए, बस संशोधन हो जाएगा। तो ये लचीला संविधान और कठोर संविधान में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। दूसरा खासियत है कि सऊदी अरब का नाम आप लोग सुने होइएगा। सऊदी अरब जो एक देश है, वहाँ का संविधान क्या है? बहुत ही कठोर है, बहुत ही कठोर है। लेकिन लचीला संविधान जैसे जैसे अन्य सारे देश हैं सऊदी अरब को छोड़ करके, अब सऊदी अरब का कठोर हो गया तो बाकी सब कठोर थोड़े है, सऊदी अरब ना कठोर है। और सऊदी अरब के अलावा जितने भी देश हैं उन सब के उतने कठोर नहीं है, तो मतलब वो लचीला ही है ना। तो भारत का भी संविधान अब देखेंगे हम लचीला है कि भारत है, अमेरिका है, बहुत सारे देश है जिसके संविधान लचीला हैं। लेकिन अब भारत जो हमारा देश है, इसका संविधान पूर्णतः लचीला है यह कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भारत का संविधान एक तरह कठोरता को भी दर्शाता है, वही दूसरी तरफ इसके लचीला को भी देखा जा सकता है आसानी से। तो भारत का संविधान पूर्णतः न कठोर है न पूर्णतः लचीला है, यह अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी। कठोर कैसे और लचीला कैसे? सीधे कह देंगे लचीला भी है कठोर भी है तो थोड़े मान जाइएगा, उसका एक तर्क होना चाहिए ना। तो भारत का संविधान दोनों का कॉम्बो है, लचीला भी है कठोर भी है। तो कैसे? तो भारत का संविधान कठोर इस मामले में है कि भारत के जो मौलिक संविधान में जो जनता को दिए गए मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। संविधान की जो बनावट है, ढांचागत बनावट है, संस्थागत जो स्वरूप है, उसमें कोई भी सरकार मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसे बदल नहीं सकती है। इस मायने में भारत का संविधान बहुत कठोर माना गया है। ठीक है। दूसरा चीज़ लचीला कैसे हैं? तो इसमें अब तक जो है 125 से ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। जब संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके ठीक थोड़े दिनों बाद 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद में समय समय पर इसमें संविधान संशोधन होता रहा है। 1974 में, 76 में बहुत बड़ा संविधान संशोधन कई बार हो चुका है। 42वां 44वां संविधान आप लोग पढ़ते हैं, 42वां 44वां 48वां 101वां 125वां संविधान संशोधन। तो कहने का मतलब ये लचीला को दिखाता है कि वो समय समय पर संविधान संशोधन होता है। तो संविधान संशोधन कैसे होता है? तो संसद की मंजूरी के हिसाब से होता है। संसद हमारे यहाँ संसद चैप्टर में हम लोग देखेंगे उसके बारे में, उसकी बनावट, उसका अधिकार, उसका कार्य, ये सब विशेष रूप से हम लोग जानने वाले हैं। तो संसद की मंजूरी जैसे ही मिलती है तो उस कानून में बदलाव हो जाता है, थोड़ा नया चीज़ जोड़ा जाता है, पुराना हटाया जाता है या उसको नए स्वरूप में ढाला जाता है। उस हिसाब से संसद का जो डिमांड होता है, देश की जनता के लिए जो आवश्यक होता है, वो सरकार उस हिसाब से करती है। तो ये इस मायने में अगर देखा जाए तो भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। तो भारत के हिसाब से दोनों देखा जाता है। भारत का संविधान अंशतः लचीला भी है और अंशतः कठोर भी है। कुछ मामलों में कठोर माना जाता है और कुछ मामलों में लचीला भी माना जाता है। अब समझना ये है कि जो हमारा जो देश का जो संविधान है, इस संविधान में संशोधन जो होते हैं, तो संशोधन होने के लिए जो इसमें आर्टिकल रखा गया है वो कौन सा आर्टिकल है? क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के हिसाब से भारत में संशोधन, मतलब संविधान में संशोधन किया जाता है? तो आर्टिकल 368 याद रखना है, आर्टिकल 368 के हिसाब से भारतीय संविधान में संशोधन हो सकते हैं। ये सब मैं लिखा दूंगा, आप लोगों को नोट्स दे दूंगा क्या है कैसे है इस सब के बारे में विशेष। तो आज हम लोगों ने संविधान की बनावट, इसके प्रकार, इसके कठोरता और लचीलापन के बारे में हमने बात किया। अगले क्लास में
संविधान के बारे में और भी कुछ जानेंगे विशेष। उसके बाद में थोड़ा सा राज्य व्यवस्था के बारे में, सरकार के बारे में, कार्यप्रणाली के बारे में, रीति रिवाज, परंपरा के बारे में कुछ बेसिक 2-3 दिन 4 दिन हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे और चैप्टर के जितने कंटेंट है एक एक करके हम समझाते चलेंगे। फिर दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे इस तरह। उसका जितना भी आंसर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन आंसर हो, सब्जेक्टिव हो, सबका बना बनाया मैं खुद से स्वनिर्मित किया हुआ अपना नोट्स मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। हर चैप्टर का नोट्स, चैप्टर के अंदर का जो समरी होता है, समराइज करके जो गहन चीज़ मतलब स्मरणीय तथ्य होते हैं वो क्लास में हम लिखा देते हैं। लेकिन इस ऑनलाइन क्लास में तो लिखाना मुश्किल है, तो ऐसे में हम उसका फ़ोटो खींच के मोबाइल से आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम ग्रुप में या इस सब में भेज देंगे। तो जो भी छात्र छात्राएँ हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको जानकारी मिली होगी आज के क्लास से, आपको कुछ समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, ज़रूर कमेंट करेंगे, अपना फीडबैक देंगे ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे भाई, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करते हैं, इससे हमारा भी मोटिवेशन मिलता है। और लोगों तक भी शेयर करेंगे इस वीडियो को ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सके। चलते चलते आप लोगों को लास्ट में यह सूचना देना चाहते हैं कि अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास हो रहा है। ऐसे में हम लोग ऐप पर पढ़ रहे हैं, अपने एप्लीकेशन पर शर्मा आर्ट्स क्लासेस का ऐप बना हुआ है जिस पर ऑनलाइन पढ़ाई होता है। वहाँ लाइव सेशन भी हम लेते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास भी है, स्टडी मटेरियल भी है, ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। एक बच्चे और टीचर को पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो ऐप पूरा कर देता है। तो जिस किसी भी बच्चे को अगर ऑनलाइन क्लास लेना है मेरा, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ें या ना पढ़ें एग्ज़ाम तो होगा, समय पर होगा। अगर बिना पढ़े हुए आप ऑफलाइन क्लास का इंतज़ार करके अगर देखते हैं कि भाई क्लास जब शुरू होगा तब जाएंगे, तो बहुत समय निकल जाएगा, आपका सिलेबस फिर ख़त्म नहीं होगा। और ऑनलाइन पैकेज अगर ले लेते हैं, आप कहीं ज्वाइन कर जाते हैं, मेरे पास या कहीं जहां आपको अच्छा लगे वहां पढ़ें, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर हमसे जुड़ते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होंगे मैं आपको बताता हूं। पर सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी बुक थ्रोली हम कंटेंट एक एक करके सब पढ़ाएंगे, उसका नोट्स हम आपको देंगे, आंसर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देंगे, हर चैप्टर वाइज का टेस्ट लेंगे, यानी फुल प्रिपरेशन आपको कराएंगे ताकि आपको नॉलेज अच्छा हो, रिजल्ट भी बढ़िया हो। और जब 11th-12th हमारे यहाँ से पास आउट होकर जाएँ तो आप जो है कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, इन सभी एग्ज़ाम में जो जीके जीएस आपका होगा वो यहीं का पढ़ा हुआ चीज़ इतना मजबूत होगा कि आपको आगे भी काम देगा। तो इन्हीं सभी उम्मीदों के हिसाब से अब आप हमसे कांटेक्ट कैसे करेंगे ऑनलाइन पढ़ने के लिए, तो मैं अपना नंबर दे देता हूं। मेरा नंबर है 82-106-79-022। ये पहला नंबर है, इस पर व्हाट्सएप भी है, कॉल भी आप कर सकते हैं। और इस पर आप हम बता देंगे कैसे कैसे जुड़ना है। मैं यूजर आईडी पासवर्ड आपको दे दूंगा एप्लीकेशन का, उस पर आप पढ़ सकते हैं। दूसरा नंबर एक और है 95-049 88-617। तो ये दिए गए नंबरों पर आप हमको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपने बारे में हमें बताएंगे और हम आपकी जो है आवश्यकता के हिसाब से मैं आपको कर दूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद छात्रों।